Let us beta once again then begin with our concept of propagation of errors beta, and how the errors they propagate when we have the physical quantities beta in terms of powers beta. Propagation of errors beta, propagation of errors इन पावर्स बेटे, पावर्स में जब आपका जो है ये बेटे फिजिकल क्वांटिटीज पावर्स में हमें मिल जाया करती हैं, तो हम किस तरीके से एरर्स का जो प्रोपेगेशन है, एरर्स कैसे प्रोपेगेट करेंगी, इस चीज को कैसे समझ सकते हैं. लेट अस बेटे कंसंट्रेट अपॉन दैट पर्टिकुलर कंटेक्स्ट बेटे. सो डियर चिल्ड्रन, इमेजिन कर लीजिए वंस अगेन कि आपका जो फिजिकल क्वांटिटी आपको दिया गया है दैट इज इक्वल टू बेटा से एक्स. एक्स आपके पास फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, बिकॉज एज यू हैव सेड कि ये पावर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इमेजिन दैट एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई बी रेज टू पावर एम बेटा. इस एक्सप्रेशन में स्पेशल बात क्या है, एक तो ये डिवीजन भी है और दूसरा बेटे पावर्स भी साथ में आ रही हैं, तो दोनों चीजें कंबाइन हो रही हैं. इससे आपको जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, एरर्स को टैकल करने में कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं बेटा. सो आइए बेटे देखें डिस्कस करके इन दिस केस कि कैसे हम इसको डील कर सकते हैं. लेट अस फर्दर इमेजिन दैट कि डेल्टा ए जो है it is the absolute error in A. डेल्टा बी जो है it is the absolute error in B, and डेल्टा एक्स जो है absolute error in X है बेटा. जैसे आप ऑलरेडी किया करते थे, बाकी सारे केसेस में आपने किया है, बिल्कुल उसी तरीके से डेल्टा ए, डेल्टा बी एंड डेल्टा एक्स हमने बेटे इमेजिन कर लिया. एंड लेट अस से दैट वी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1 बेटे. अब आप इसको फिजिकल क्वांटिटी को अलोंग विद इट्स बेटे एब्सोल्यूट एरर एक बार रीराइट कर लीजिए. आई मीन टू से दैट इट विल बी एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बेटा. दिस इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए पावर एन डिवाइडेड बाई बेटे बी प्लस माइनस डेल्टा बी पावर बेटे एम. हमने अपनी पावर्स को उसी तरीके से बेटा एडजस्टमेंट कर लिया. लेफ्ट साइड जो है आपका, लेफ्ट साइड से आप एक्स को कॉमन ले सकते हो. आपने एक्स को कॉमन लिया, यू आर लेफ्ट विद 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स. दिस इज इक्वल टू, यहां से बेटे जब मैं ए कॉमन लूंगा तो ए की बिकॉज पावर भी है साथ में, सो इट विल बी ए रेज टू पावर एन. बाकी हमारे पास बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए पावर एन बेटा. इन द डिनोमिनेटर आप बिल्कुल इसी तरीके से b को कॉमन ले लीजिए. व्हेन यू विल बी टेकिंग b कॉमन, तो आपके पास पावर क्योंकि m है, it will be 1 plus minus delta b upon b. कंप्लीटली इसका भी पावर आप बेटा m लिख लोगे. सो जब इसको आप इस तरीके से रीराइट कर लोगे, तो रीराइट करने पे बेटे आपके पास क्या है कि आप इस चीज को समझ पाओगे कि आप किस हिसाब से, किस तरीके से ये पावर्स को टैकल कर रहे हो, डील कर रहे हो एज सच बेटे. तो डियर चिल्ड्रन, राइट साइड पे a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई b रेज टू पावर m, इसको एक बार फिर से रीएडजस्ट कर लेते हैं. सो आई कैन राइट इट एज a रेज टू पावर m, सॉरी n, इट इज नॉट m, b रेज टू पावर m. एंड ये आपके पास 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, इसकी पावर n. और बेटे ये देखिए, ये टर्म आपका डिनोमिनेटर में था, 1 प्लस माइनस डेल्टा b पावर आपका जो है
m है डिनोमिनेटर में, व्हेन आई विल बी शिफ्टिंग इट टू द न्यूमिनेटर, यही पावर आपका बेटे जो है इट विल बिकम -m बेटे। सो आप एक बार रीचेक कर सकती हो बेटा, ये एक्सप्रेशन हमारा लेफ्ट साइड पे था, राइट साइड पे ये टर्म्स को मैंने बेटे सेपरेट कर लिया, ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको सेपरेट करने के बाद इसकी पावर m एज सच लिख दी, और डिनोमिनेटर वाली टर्म की पावर m है, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया न्यूमिनेटर में, दैट इज वाई दिस नेगेटिव साइन यहाँ पे आ रहा है बेटा। नाउ बेटे डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी कैन फर्दर डू इज दैट हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंगली ये चीज आपकी x के बराबर है। सो लेट मी राइट यूजिंग इक्वेशन 1 बेटा। तो इक्वेशन 1 को जब आप यूज कर लोगे तो डेफिनेटली बेटे आइए चेक करें हमें क्या और किस फॉर्म में एक्सप्रेशन मिल जाएगा। x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, ये चीज तो चलो लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ी है, राइट हैंड साइड पे ये चीज x बन गई बेटा, और बाकी की जो चीजें हमारे पास बची हुई हैं, let me rewrite those also. I will be having with me beta 1 plus minus delta a upon a power n, 1 plus minus delta b upon b पावर बेटा -n। कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ऑलरेडी करते आए हैं, नॉट एट ऑल डिफरेंट बेटा। सो अब आप ये देखिए x आपका बेटे कैंसल आउट हो गया दोनों तरफ, और इस x के कैंसल आउट होने के बाद आपके पास 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, दिस इज 1 प्लस माइनस। डियर चिल्ड्रन, कल हमने बाइनोमियल थ्योरम की ब्रीफली बात की थी। बाइनोमियल थ्योरम में हम कहते हैं कि अगर न्यूमिनेटर वाली टर्म जो है ये काफी छोटी है इन कंपैरिजन टू द डिनोमिनेटर, तो पावर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाया करता है। सो वी विल बी हैविंग दैट n डेल्टा a अपॉन a एंड इट विल बी 1, माइनस है तो माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b आ जाएगा बेटा। वी विल गेट दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। अब लेट मी बेटे वंस अगेन रीअरेंज दीज टर्म्स और देखें हमें क्या यहाँ पे बेटे m साथ में आएगा। ये m हमारा मिस हो गया जब आपने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया, नोट इट। सो अब आप राइट साइड पे ये जो दोनों ब्रैकेटेड क्वांटिटीज हैं इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यू विल बी हैविंग, पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 1 माइनस प्लस दिस इज योर m डेल्टा b अपॉन b, फिर इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a, एंड इट इज माइनस प्लस योर n इंटू m डेल्टा a डेल्टा b अपॉन a इंटू b बेटा, ये चीज आपको मिलेगी। अब आप बेटे ये जो 1 है आपका दोनों तरफ इट विल गेट कैंसल्ड आउट बेटा, 1 क्योंकि दोनों तरफ है, या तो आप इसको ये 1 को इस तरफ ले जाओ, 1 माइनस 1 इट विल ऑटोमेटिकली बी 0, तो यहाँ अदरवाइज आप सीधा कैंसिल आउट कर दीजिए, इट इज 1 एंड द सेम थिंग। देन आपके पास प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x जो है दिस इज इक्वल टू बेटा यूर प्लस माइनस, इट वाज this is getting multiplied by this, we got this, and this is getting multiplied by this, so we must be having this plus minus and not minus plus, so it will be beta your plus minus n delta a upon a, ये टर्म को मैंने पहले लिख दिया। एंड बेटे डियर चिल्ड्रन, इसके बाद ये वाली टर्म मैंने बाद में लिख दी, माइनस प्लस m डेल्टा बी अपॉन बी, और साथ ही साथ हमेशा याद रखिए आपका ये जो प्रोडक्ट है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो स्मॉल होने की वजह से हम इसको निगलेक्ट कर दिया करते थे, तो अगेन ऑन द सेम बेसिस बेटा बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल हम इसको छोड़ देंगे, नहीं इसको कंसिडर करेंगे। सो वी विल बी गेटिंग दैट हमारे प्लस प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स जो है ये बेटा
n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a प्लस m टाइम्स डेल्टा b अपॉन b. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरर यू आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ द पावर्स बेटा. सो जब भी आप पावर्स के साथ डील कर रहे हो, ये नहीं सोचना है कि ये डिनोमिनेटर में है तो जब आप शिफ्ट करके इसको न्यूमिनेटर में लाओगे, जैसे यहाँ पे लेके आए थे हम, पावर माइनस वाली हो रही थी, तो आपने ये नहीं सोचना कि पावर नेगेटिव हो जाएगी. एरर्स आर ऑलवेज एडेड अप, चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमिनेटर में हो. अकॉर्डिंगली आप पावर्स का एडजस्टमेंट कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा. सो जस्ट बिकॉज आपका मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए है एरर का, और उसके लिए आपने इसको इस तरीके से वर्कआउट कर लिया. नाउ बेटे डियर चिल्ड्रन, इसके साथ मेरा ये एरर्स का जो कंसेप्ट है, ये बेटे जो है बेसिक हमारे ऑपरेशंस का ये काम खत्म हो जाता है. आपकी अंडरस्टैंडिंग को और एनहांस करने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस्ड मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा. देन आई विल बी प्रोसीडिंग फर्दर विद द डिस्कशन बेटा. और न्यूमेरिकल आपका जो है इस केस में दैट रीड्स दैट बेटा, आप लिख सकती हो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल L जो है, दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू बेटा यूर 2.3 प्लस माइनस 2.3 प्लस माइनस दिस इज बेटे 0.2 सेंटीमीटर्स बेटा. एंड ब्रेड्थ आपको दी गई है इसी रेक्टेंगल की, दिस इज 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर्स. ये पैरामीटर्स बेटे आपको अवेलेबल करवाए गए हैं. आपको कहा गया है कैलकुलेट द एरिया अलोंग विद इट्स एरर बेटा. आपको एरिया कैलकुलेट करना है कि इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा. आप अच्छे से जानते हो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो है इट इज सिंपली लेंथ इनटू ब्रेड्थ हुआ करता है बेटा. और जब हम बेटे बात करेंगे इस लेंथ की, देखिए ये आपका लेंथ है, ये लेंथ में एब्सोल्यूट एरर है, ये आपका ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ में आपका एब्सोल्यूट एरर आपको दिया गया है. अब आप बेटे सबसे पहले जब एरिया निकालोगे, मैं विदाउट इसको एरर के एब्सोल्यूट एरर के अगर निकाल लूं तो इट विल बी सिंपली 2.3 इंटू 1.6 आ जाएगा. जैसे मैंने लेंथ की ट्रू वैल्यू को ब्रेड्थ की ट्रू वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर बना. माइंड वन थिंग, यहाँ पे मैंने ये एब्सोल्यूट एरर्स नहीं कंसिडर की है बेटा. अब बेटे ध्यान दीजिएगा, जब आप इस केस में अपना डेल्टा ए निकालना चाहोगे, डेल्टा ए आपका एब्सोल्यूट एरर इन एरिया होगा. डेल्टा ए अपॉन ए इट विल बी प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस माइनस डेल्टा ब्रेड्थ अपॉन ब्रेड्थ. ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, प्रोडक्ट की बात कर रहे थे हम बेटा. ये फॉर्मूला आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. अब आपने क्योंकि मैक्सिमम एरर की बात करनी है, आई विल नॉट हैव दिस नेगेटिव साइन विद मी बेटा. और अब आप सिंपल वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बेटे. यूर डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर इन द एरिया, एरिया आप कर चुके हो कैलकुलेट, आपके पास एब्सोल्यूट एरर नहीं था. ये सारा कुछ आप एब्सोल्यूट एरर के लिए कर रहे हो कि एरिया में एब्सोल्यूट एरर कितना होगा. डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा ब्रेड्थ अपॉन ब्रेड्थ, और ये ए को आप उस तरफ ले गए. दिस इज जस्ट लाइक दिस बेटा. अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. डेल्टा एल आपका बेटे देखो वो 0.2 दिया हुआ है आपको, डिवाइडेड बाई दिस इज 2.3 प्लस डेल्टा बी आपको 0.1 दिया गया है, डिवाइडेड बाई 1.6. एंड बेटे एरिया आप ऑलरेडी 3.68 निकाल चुके हो. सो आइए इसको सॉल्व करके देखें. जब
एलसीएम लेंगे इसका, ये दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये देखिए। सो इट विल बी 3.68। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा, इट विल बी 0.2 इंटू 1.6 प्लस इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2.3 इंटू 0.1 और साथ में 3.68 आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब आप बेटे क्या करिए, इन टर्म्स को सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 0.55 इनका प्रोडक्ट सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा। सो डेल्टा ए विल बी 0.5 एंड अदर 5 डिवाइडेड बाई 3.68। ये मैंने न्यूमिनेटर को सारे को सॉल्व किया है और ये टर्म आपकी साथ में 3.68 एज सच है, इट इज गेटिंग कैंसल्ड। डेल्टा ए 0.55 आ रहा है। सो अब आप बेटे अपना जो एरिया है इसको लिखने के लिए क्या कर लोगे कि आपका जो एरिया है ए, दिस इज टर्निंग आउट टू बी देन बेटा एरिया, दिस इज इक्वल टू 3.68, ये आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, प्लस माइनस 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर. So this is the way to solve the area of the rectangle as such बेटे. So I hope इसमें कोई भी आपको बेटे मुश्किल वाली बात नहीं लगी होगी. So before I proceed further, anyone from your side बेटा अगर किसी भी बच्चे को दिया, is it clear? Yes sir. Good बेटा. दिलजीत, हरनूर, नमन, यस बेटे. अर्शप्रीत बेटा, Yes sir. Clear है. अर्शप्रीत बेटे क्लियर है सारा? Yes sir. ओके बेटे, चलिए फिर बेटे आगे चलते हैं हम. इसके साथ बेटे हमारा जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस हैं हमारे एरर्स के ऊपर, जैसे कि समेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, देन बेटे मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, पावर्स हैं, ये वाला काम हमारा जो है ये कंप्लीट है. ये एग्जांपल मैंने सिर्फ आपको चूज किया था कि बच्चों को और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए. ऐसी काफी एग्जांपल्स यू विल बी फाइंडिंग ऑन योर बुक आल्सो. तो जब मुझे टाइम मिलेगा आई विल आल्सो बी सॉल्विंग. अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको जरूर करने चाहिए और प्रॉब्लम्स रिलेटेड. एंड अदरवाइज हम अपनी क्लास में और डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा काम और कंप्लीट करने के बाद. सो इसके साथ ही बेटा आई स्विच ओवर टू द केस ऑफ बेटे एरर के साथ हमारा रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. बेटा आइए देखें पहले ये क्या है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, इनको बेटे जब हम दोनों चीजों को देखें, कंपेयर करें, सोचें या डिफाइन करने की बात करें, एक्यूरेसी वर्ड हमें इंडिकेट कर देता है कि हमारा जो रिजल्ट है, आप लोगों ने जिस रिजल्ट का मेजरमेंट किया है, ऑब्जर्वेशन जो आपने लिया है लेबोरेटरी में, या आप कोई भी जो है रीडिंग लेकर आपने कोई पर्टिकुलर वैल्यू को वर्कआउट किया है, वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है. एरर में हम उल्टा कहते थे कि डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड और द कैलकुलेटेड वैल्यू. यहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज को बदल देंगे. एक्यूरेसी का मतलब होता है आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसकी आप बात कर रहे हो, या आपका जो मेजर्ड वैल्यू है, ये आपके ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है, क्लोज कितना है. सो एक्यूरेसी बेटे जो है, लेट मी डिफाइन दिस बेटा. एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज something which tells us that how close the measured value is with respect to, नहीं लिखना चाहिए, is to the true value.
to the true value। एग्जाम्पल लूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसका बेटा। एक आप जानते हैं g का स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हुआ करता है। मान लीजिए आपने ऑब्जर्वेशन लिया लेबोरेटरी में, सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और जब आपने सिंपल पेंडुलम का बेटा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो आपकी जो g की वैल्यू है ये आ रही है 9 लीजिए 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक आपके फ्रेंड ने भी एक्सपेरिमेंट किया, आपके साथी ने भी एक्सपेरिमेंट किया, उसकी जो वैल्यू आ रही है G2 उसको बोल देता हूं, दैट इज 9.582 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दो रिजल्ट्स आपने एनालाइज करने हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाली वैल्यू जो है 9.8 के ज्यादा नजदीक है जब हम इसके साथ कंपेयर करें। डियर चिल्ड्रन, वंस अगेन बड़े ध्यान से कंपेयर करिएगा, देखिएगा ये दो रिजल्ट्स आपने निकाले हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद। पहले वाला रिजल्ट आपके एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा नजदीक है, सो वी विल से दैट बेटा G1 इज मोर accurate as compared to बेटा G2। सेकंड बेटे टर्म मेरे पास थी प्रिसीजन। क्या है प्रिसीजन का मतलब होता है बेटे कि आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो कौन सी डेसिमल की प्लेस तक ज्यादा आपका जो है आपको एक्यूरेटली रिजल्ट दे देता है। मैं रिपीट करूंगा बेटा, प्रिसीजन डायरेक्टली आपको डेसिमल के बाद नंबर ऑफ प्लेसेस के बारे में इंडिकेट करता है कि कितनी प्लेसेस तक आप अपना रिजल्ट समझते हैं कि ठीक है आपका। अगर हम इन दोनों को बच्चों कंपेयर करें तो यहाँ पे तो डेसिमल के बाद सिंगल प्लेस तक ही आप कॉन्फिडेंट हैं आपके रिजल्ट के बारे में। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे आप डेसिमल के बाद 1, 2, 3 प्लेसेस तक कॉन्फिडेंट हैं। इट विल मीन दैट कि G2 जो आपके फ्रेंड ने आपकी G की वैल्यू निकाली थी वो ज्यादा प्रिसाइज है, लेकिन आपकी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है। सो बेटे प्रिसीजन जो है, प्रिसीजन tells us about the number of decimal places up to which our result is correct। सो बच्चों ये वैल्यू जो है आपकी, दिस इज मोर प्रिसाइज। क्यों मोर प्रिसाइज है? बिकॉज इसमें डेसिमल के बाद आप ज्यादा नंबर ऑफ प्लेसेस तक अपने रिजल्ट के बारे में कॉन्फिडेंट हैं कि आपका रिजल्ट ज्यादा ठीक है बेटा। सो इज द कंसेप्ट ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। मैं बेटा इसको बात को एक बार फिर से वाइंड अप करूं। आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है इसको आप एक्यूरेसी बोलोगे बच्चों, और आपकी मेजर्ड वैल्यू में डेसिमल प्लेसेस के कितने डिजिट्स तक आप अपने रिजल्ट के बारे में कॉन्फिडेंट हैं कि आपका रिजल्ट ठीक है, दैट इज बेटे टर्म्ड एज बेटा प्रिसीजन। सो इसके साथ बेटे मैं नेक्स्ट मेरा कंसेप्ट आ जाता है डियर चिल्ड्रन, व्हाट डू वी। अच्छा बेटे एक बात और, नेक्स्ट कंसेप्ट करने से पहले आपके पेपर्स मैंने कल चेक किए थे, आपके टेस्ट पेपर्स रादर मैंने सारे बच्चों को भेज भी दिए थे वापस। उसमें जब आप बेटे डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई करके चेक करते हो ना कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, वहां पे 2-3 बच्चे डिराइव करी जा रहे थे। ऐसा नहीं करना। जब आपको कहा है चेक करने के लिए तो आपने लेफ्ट साइड की डायमेंशंस को सिंपली राइट साइड की डायमेंशंस के बराबर प्रूव कर देना है, तो दैट विल बी सफिशिएंट टू चेक द एक्यूरेसी। अच्छा एक और न्यूमेरिकल था, मैं पहले वो ही डिस्कस कर लूं बेटा। वो न्यूमेरिकल आपका 4th था आई थिंक, दैट वाज वेलोसिटी v
it was equal to beta your b divided by t plus it was ct square and it was dt cube. आपको b की, c की और d की डायमेंशंस बच्चों वर्कआउट करनी थी. तो आप बेटे देखो ये कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं था. 2-3 बच्चों का ठीक है, बाकी काफी बच्चों का ये रॉन्ग भी है. आइए मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूं कि कैसे करना है. बिल्कुल बिगिनिंग में हमने एक ऐसा एक्सप्रेशन किया था, आई थिंक दैट वाज वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट. जब भी ऐसी कोई भी आपके पास बेटे इक्वेशन बन जाए, इसकी डायमेंशंस इसके बराबर होंगी, राइट बेटा, इसकी डायमेंशंस इसके भी बराबर होंगी इंडिपेंडेंटली, इसकी डायमेंशंस इसके भी बराबर होंगी इंडिपेंडेंटली. तो आप इनको इंडिपेंडेंटली कंपेयर कर सकते हो. v इज इक्वल टू b अपॉन t, b विल बी v इंटू t, इट विल बी L1 t minus 1 into t1 and dear children it will be L1 और आप इसको m0 L1 t0 बच्चों लिख सकते हो. और जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे आपके पास आ जाएगा v is equal to c t square, c is v upon t square, c is L1 t minus 1 upon t2 and c is L1 t minus 3, या आप इसको m0 L1 t minus 3 कह सकते हो. इसमें कोई ज्यादा वो डिफरेंस वाली बात नहीं. इसको इसके साथ कंपेयर करोगे जब आप थर्ड टर्म को, आपका v जो है dt क्यूब आ जाएगा, d विल बी v अपॉन t क्यूब, d विल बी L1 t minus 1 अपॉन t क्यूब और it will be m0 L1 t minus 4. इस तरीके से बेटे आप अपना ये न्यूमेरिकल छोटा सा था सॉल्व कर सकते हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बेटा. सो आई होप बाकी आप सारा कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बेटा. सो डियर चिल्ड्रन, शुड आई प्रोसीड फर्दर बेटा? यस बेटा, हाँ जी बेटे बताइए मुझे. ओके बेटा, वेरी नाइस. ठीक है बेटे, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है. इसके बाद बेटे मेरे पास कंसेप्ट था सिग्निफिकेंट फिगर्स का. आइए सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझें. सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों क्या होती हैं और हमारे रूल्स क्या हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के बेटा. लेट अस बेटे टेक अप द टॉपिक ऑफ अवर सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा. सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स, शॉर्ट फॉर्म में इसको आप SF भी लिख देते हो. सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटे बेसिकली जो हैं ये डेसिमल प्लेसेस होती हैं अप टू विच आप अपने रिजल्ट के बारे में कॉन्फिडेंट हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स आर the number of digits in the given number about which we are confident. क्या मतलब हुआ इसका लिखने का भी? ये कॉन्फिडेंट है कि कॉन्फिडेंट नहीं है, ये तो कोई बात बनती नहीं लगती. मैं दोबारा आपको रूल्स के साथ बेटे ये सारे का सारा समझाऊंगा. सबसे पहला रूल है बेटा, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. क्या मीनिंग है इसका? मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 5634, इसमें कोई भी डिजिट आपका जीरो नहीं है. आपको पहले डिजिट में भी पूरा कॉन्फिडेंट हैं आप, सेकंड और थर्ड और फोर्थ डिजिट में भी आप पूरा कॉन्फिडेंट हैं कि आपका रिजल्ट बिल्कुल ठीक मेजर हुआ है. सो इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं दीज आर 4. मैं रिपीट करूंगा बच्चों,
सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है आपने जो भी मेजरमेंट किया है, जो भी रिजल्ट लिखा है, उस रिजल्ट में जितने भी डिजिटल प्लेसेस हैं, आप उन डिजिटल प्लेसेस के बारे में कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं है कि आपका रिजल्ट वो लेवल तक एक्यूरेट है कि नहीं है बेटा. सो डियर चिल्ड्रन, इन ए नंबर which is नॉन, ऐसे नहीं लिखता मैं, थोड़ा चेंज करके लिख देता हूं बेटा. इन ए नंबर लेस देन 1, लेस देन 1 नंबर क्या हुआ, जैसे 0.00345 आ गया. इन ए नंबर लेस देन 1, the zeros to the right of this decimal and to the left of this non-zero digit are not significant. The zeros to the right of decimal and to the left of non-zero digit are not significant. ये देखिए जीरोस को, ये जीरोस इसकी राइट साइड पे हैं डेसिमल की, और ये नॉन जीरो की लेफ्ट साइड पे हैं. तो ये 3 जीरोस जो हैं, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट. तो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी इस रिजल्ट में आएंगी बेटा. अच्छा, इसके साथ रिलेटेड एक और रूल है हमारा. थर्ड पॉइंट मेरा है कि बेटे अगर ऐसे नंबर के पीछे जीरोस आ जाएं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. द ट्रेलिंग जीरोस इन सच ए नंबर, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट. थर्ड है बेटा, जैसे द ट्रेलिंग जीरोस इन ए non-decimal number are not significant. जैसे 5 6 3 4 नंबर था, हमने लिखा अभी अभी प्रेजेंटली, इसके साथ मैं पीछे 2 3 जीरोस अगर अटैच कर दूं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है बेटा. इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी 4 ही रहेंगी. अब बेटे अगर ऐसा नंबर हो लेकिन वो नंबर 1 से बड़ा हो तो ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे. आइए देखें इस रूल को भी. ये तो था ना इन ए नंबर लेस देन 1. सो इन ए नंबर which is decimal as well as more than 1, all the zeros in between are significant. So fourth rule है बेटा, in a decimal number which is more than 1, जैसे 1.000785 है, these zeros are significant. ये काउंट होती हैं. आप इन प्लेसेस के बारे में कॉन्फिडेंट हैं. 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे. ऐसे केस में अगर इसके पीछे भी जीरोस आ जाएंगी, दीज विल आल्सो बी सिग्निफिकेंट. सो अगर आपके पास नंबर आ जाए बेटा, द ट्रेलिंग जीरोस इन ए डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट. मतलब क्या है, 1.000785. ठीक है जी. इस नंबर में अगर मैं बैक साइड पे जीरोस ऐड कर दूं तो ये जीरो सिग्निफिकेंट हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. एक और बात बेटे याद रखिए, फाइनल रूल है हमारा, जब आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स बदल देते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में चले जाते हो, मीटर से सेंटीमीटर में आ जाते हो, या किलोमीटर में चले जाते हो, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलेंगे.
keep this thing always in mind कि with the change in the system of units significant figures will not change. With the sixth rule है बेटा, with the change of units significant figures does not change. ये do not change प्लूरल है ये आपका, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलेंगी बेटा अगर आप अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स बदल दोगे। इनको रूल्स को एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं इसके साथ रिलेटेड बेटे कल आपको प्रॉब्लम्स पहले करवाऊंगा फिर हम आगे चलेंगे। सो इन रूल्स को कल हम पहले अप्लाई करना सीखेंगे, देन वी विल बी मूविंग अहेड बेटा। इन रूल्स को एक बार आप ध्यान से पढ़ना, देन बेटे वी विल बी एबल टू हैव द प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन दीज ऑल रूल्स बेटे। सो अब आपकी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है डियर चिल्ड्रन, सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू ऑल बेटा।